दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान और आज आपका वापस अपने अवे 24 यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की। आज हम इसी के महत्वपूर्ण भाग 4A अर्थात मूल कर्तव्य के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। आज देखते हैं हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य को। आइए दोस्तों, अब हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पाठ भाग 4A मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम इस लेक्चर के माध्यम से मूल कर्तव्य के विषय में आपकी जो भी जिज्ञासाएं रही हों, जो भी समस्याएं रही हों, उन सबको पूर्णतः खत्म करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य भाग 4A। दोस्तों, मूल कर्तव्य का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में प्रावधानित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह हमारे भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, भाग 4A। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बाबत हमारे भारतीय संविधान में संशोधन भी किया गया और उसके माध्यम से भाग 4A और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। देखते हैं हम इसके बारे में आगे की चीज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य का प्रेरणा स्रोत पूर्व सोवियत संघ था। पूर्व सोवियत संघ कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था क्या। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में यह विकसित हो चुका है। पूर्व सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का एक संघ था, जिसकी स्थापना वर्ष 1922 में हुई थी, लेकिन इसका विघटन 29 दिसंबर 1991 को हुआ। ध्यान रखिएगा, आपके लिए याद रखने योग्य बात है कि इस विघटन के फलस्वरूप 15 स्वतंत्र देश सामने आए। वह थे आर्मेनिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, लातविया, अजरबैजान, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और साथ में मालदोवा। ठीक, ये महत्वपूर्ण देश स्वतंत्र रूप से इस संघ से बाहर आए और अब यह सभी स्वतंत्र देश के रूप में हैं। ध्यान रखिएगा, यह 15 स्वशासित गणतंत्र थे, उनका एक संघ था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करते हैं जो भारतीय संविधान में प्रावधानित है मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे मैं हूं या आप हूं, हम सभी के कुछ कर्तव्य होंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं हम भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह मूल भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, और ध्यान रखिएगा इन्हें बाद में संविधान में समाविष्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं मूल कर्तव्यों में पहले संख्या 0 थी, फिर हमारे मूल कर्तव्य 10 और आज वर्तमान तक हमारे मूल कर्तव्य 11। इन्हीं 11 मूल कर्तव्यों के विषय में अब हम सिलसिलेवार संवैधानिक रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कर्तव्य दोस्तों हमारा है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए। यही अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने या यही अपेक्षा हमारा संविधान हमसे करता है। दोस्तों, हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय या मन में संजोए रखना और उनका पालन करना। दोस्तों, अगला हमारा मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। देखो दोस्तों, जब देश ही नहीं रहेगा तो आप और मैं कहाँ रहेंगे, ये बात तो आप समझते ही हैं। इसीलिए हमें क्या करना है,
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। यह तीसरा हमारा मूल कर्तव्य है। दोस्तों, अगला हमारा मूल कर्तव्य इसी देश के रक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम भारतीयों से अपेक्षा की गई है कि हम देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो देश की रक्षा करे और जब भी देश हमारा आह्वान करें तो राष्ट्र सेवा के लिए, तो हम कृत संकल्पित होकर पूरी ईमानदारी से अपने देश की सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। अगला दोस्तों, आपका और हमारा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने का। हम सभी भारतीय लोगों का एक मूल कर्तव्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के जो भी भेदभाव हैं उनसे परे, उनसे ऊपर हैं और साथ ही ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के प्रतिकूल हो। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस मूल कर्तव्य में हमें एक व्यवस्थित समरसता और भ्रातृत्व की भावना के निर्माण का आह्वान किया गया है और अपेक्षा की गई है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, जो कि हमारी जनसंख्या का, हमारे देश का एक अमूल्य अंग है, एक अभिन्न अंग है, उनकी सम्मान या गरिमा के विरुद्ध में जो कुछ भी प्रथाएं शुरुआत से चली आ रही हैं उन सब को हमें त्यागना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा मूल कर्तव्य है, देखिए दोस्तों, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना। दोस्तों, ध्यान रखना, हमें अपनी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझना भी पड़ेगा और उसका हमें परिरक्षण मतलब उसे हमें हमारे साथ लेते हुए आगे अपने जीवन में चलना भी होगा। दोस्तों, ये हमारे जितने मूल कर्तव्य हैं ये आपने देखे। हम अब आगे के मूल कर्तव्य की ध्यान देते हैं जिसका हमको पालन करना है। ध्यान रखिएगा, इसको किताबी विषय न मानते हुए अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारेंगे, तभी हम हमारे देश का वास्तविकता में एक सेवा करने का प्रयास कर सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमारे यहाँ पर पर्यावरण या प्राकृतिक जनजीवन पर भी एक बहुत ही अच्छी मूल कर्तव्य के रूप में अपेक्षा की गई है। क्या अपेक्षा की गई है? प्राकृतिक पर्यावरण की। अब प्राकृतिक पर्यावरण दोस्तों क्या आता है? वन, झील, नदी और वन्यजीव। वन, झील, नदी और वन्यजीव, इन सभी की रक्षा करें और उनके संवर्धन का प्रयास करें। साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को बनाए रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को बनाए रखें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं। इनकी रक्षा भी करना है, इनका संवर्धन भी करना है और सभी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव भी रखना है। अगली आपसे और मुझसे हमारा संविधान अपेक्षा करता है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ध्यान रखिएगा, यह थोड़े से आप बोल सकते हैं कठिन तरह की अपेक्षा करते हैं, है ना? यह थोड़ी सी कठिन तरह की अपेक्षा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, इनको हमें निरंतर विकसित करना है, लेकिन इनका प्रकृति थोड़ी सी सब लोगों के लिए अलग अलग हो जाती है। तो इस मूल कर्तव्य में हमें ये दिक्कत आती है, आखिर मानववाद, ज्ञानार्जन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार का हो। इसमें आप और हमारे सभी के अभिमत अलग अलग हो सकते हैं। अगला दोस्तों, हमसे अपेक्षा की गई है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, मतलब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? हमारी सार्वजनिक संपत्ति का महत्व समझना है, उसे सुरक्षित भी रखना है और साथ में हमें हिंसा से दूर रहना है। यदि
इस मूल कर्तव्य का हम सभी भारतीय लोग पालन करें तो इसमें देश का विकास और देश का हित समाहित है। दोस्तों, अगला मूल कर्तव्य हमसे अपेक्षा करता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हम सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर ज्यादा से ज्यादा उस ओर बढ़ने का हम प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप ध्यान दिया होगा बचपन से हमारे स्कूलों में विद्यालयों में सामूहिक परिचर्चा, वाद विवाद, खेलकूद की गतिविधियां, सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह हमेशा से हम उसमें सहभागिता करते रहे। तो यह काफी महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमारे विद्यालयीन जीवन में हमारे गुरुजनों ने सतत प्रयास किया है। वह भी एक तरह से उनकी राष्ट्र सेवा ही मानी जा सकती है। तो अब हमारा और आपका क्या काम है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर जाने का, बढ़ने का प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। दोस्तों, एक नवीन कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यही है हमारा सबसे नवीनतम मूल कर्तव्य जिसकी पूरा देश, पूरा राज्य हमसे अपेक्षा करता है। यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले यथास्थिति अपने बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह कब जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 86 संविधान संशोधन 2002। और ये कब से प्रभावी हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 से। जैसे मैं भी एक पेरेंट्स हूं, मेरे भी 2 पुत्र हैं, तो अब मेरा भी यही काम है कि कम से कम 6 से 14 वर्ष के आयु तक के अपने सभी बालकों का या प्रतिपालक, आप गार्जियन भी हो सकते हैं, अपने भाई के, सिस्टर के बच्चों के, मामा के रूप में, चाचा के रूप में, ताऊ के रूप में, तो आप सभी का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों, बालकों या प्रतिपालकों की शिक्षा के अवसर को प्रदान करने का प्रयास करें। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, यहाँ पर मूल कर्तव्य जब समाप्त होते हैं तो आखिर उनकी समीक्षा की भी जरूरत पड़ती है। आखिर वाकई में मूल कर्तव्य क्या वास्तविक रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं? क्या हम इन मूल कर्तव्यों के पीछे हमारी कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं? क्या इन्हें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसी की जरूरत होती है मूल कर्तव्यों की समीक्षा की। दोस्तों, अब हम देखते हैं मूल कर्तव्यों की समीक्षा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूल कर्तव्यों का प्रावधान वैश्विक रूप से कई देशों में प्रचलित है और कई देशों में मूल कर्तव्यों का प्रावधान प्रचलित भी नहीं है, अर्थात उनको लिखित रूप से प्रावधानित भी नहीं किया गया है। फिर भी देखिएगा दोस्तों, वैश्विक रूप से क्या स्थिति है मूल कर्तव्यों के लिए। सबसे पहले दोस्तों, वैश्विक रूप से इटली, जापान, चाइना, यूएसएसआर आदि देशों में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में नहीं है, ये अन्य देश, ये देशों के तो बस केवल उदाहरण दिए हैं, इनके अलावा भी कई देशों में हैं, लेकिन इन देशों के नाम आपको ज्यादातर भाई मुंह पर रटे होते हैं। तो आपको उसी लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि इन देशों में मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। हम जबकि हमारे मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। दोस्तों ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह। यह तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे और आप बोल सकते हैं महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे। उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित हुई थी। किस लिए हुई थी वो? संविधान संशोधन के लिए। इस समिति ने मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करने की सिफारिश की। तो अब आपको याद आया, आपको विदित हुआ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी
मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में प्रावधानित करने की सिफारिश करने वाली महत्वपूर्ण समिति है। दोस्तों, इसी समिति की सिफारिशों के अनुरूप भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के पश्चात भाग 4 ए, और साथ में आर्टिकल 51 के पश्चात 51 ए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। ध्यान रखिए, इस भाग में केवल एक ही आर्टिकल है। कौन सा है? 51 ए। और इसी में क्या किया गया था? पहले तो हमने 10 मूल कर्तव्यों को प्रावधानित किया, तत्पश्चात 86 संविधान संशोधन में हमने एक और मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए रखा। देखिए, 10 मूल कर्तव्य व्यवस्था प्रावधानित की गई, इसलिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भी पारित किया गया। इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह प्रावधानित किया गया था कि हमारे देश के संविधान में अब मूल कर्तव्यों की व्यवस्था भी रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसके पश्चात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और नवीन मूल कर्तव्य की व्यवस्था भी की गई। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह जो संविधान संशोधन अधिनियम था 42वां, ये कब से प्रभावी हुआ? 3 जनवरी 1977 से। और 86वां वाला कब से प्रभावित हुआ संविधान संशोधन? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे इसकी और समीक्षा करके। अब देखिएगा, भारतीय संविधान अपने समस्त नागरिकों से आशा करता है कि वे अपने मूल कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान प्राप्त करके अधिक उत्साह से इनका पालन करेंगे और अपना व अपने देश और समाज के उत्थान में सहायक भी सिद्ध होंगे। दोस्तों, अधिकारों की सब बात करते हैं, कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता। अधिकारों की सब बात करते हैं, कर्तव्य की कोई बात नहीं करता। इसीलिए मूल कर्तव्य का ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है और ज्ञान नहीं, इसका पालन भी आपसे अपेक्षित है। दोस्तों, वर्तमान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि हर कानून होता है, उसका पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है, नहीं पालन करते तो उसके लिए दंड का प्रावधान, लेकिन संविधान में होते हुए भी भाग 4 51 में प्रावधानित होते हुए भी मूल कर्तव्य उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान हमारे देश में मूल कर्तव्यों के लिए दंड के विधान का प्राधिकार या शक्ति सौंपता है हमारी संसद को। ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था किसको सौंपी गई है? भारतीय संसद को। लेकिन दोस्तों, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, मूल कर्तव्य के अनेक प्रावधानों की भाषा अस्पष्ट है। कई भाषा क्या है? अस्पष्ट प्रतीत होती है, विशेष रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्दावली जिनका प्रयोग किया गया मूल कर्तव्य में। इसके साथ साथ में संबंधित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, ये अपने आप में अस्पष्ट संकल्पनाएं हैं। मतलब इसके बारे में मतभेद आपके मुझ में हो सकते हैं। इसीलिए अनेकानेक आशंकाएं उत्पन्न होती हैं कि उक्त विषयों पर एक आम नागरिक की न तो कोई पहुंच है और न ही एक इस आधार पर एक आम नागरिक की क्षमता और सामर्थ्य के विषय में उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। न तो किसी व्यक्ति की पहुंच है और न ही इन आधारों पर एक आम नागरिक की क्षमता और सामर्थ्य के विषय में उचित मूल्यांकन या जांच करना संभव है। तो ऐसी अस्पष्टता की स्थिति में भारतीय संसद को भविष्य में मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था के विषय में जो प्राधिकार प्राप्त है, जिससे आम जनता या आम नागरिक को दंडित करने की बात निश्चय ही संदेह उत्पन्न करती है। दोस्तों, इस प्रकार कुछ लोगों का मत है कि कार्यपालिका द्वारा अपनी सत्ता के दुरुपयोग की कहानी चरितार्थ हो सकती है। अधिक ज्यादा छूट देने से, ज्यादा प्रतिकार देने से हर संस्था भ्रष्ट हो सकती है, हर संस्था पथभ्रष्ट हो सकती है।
इसीलिए दोस्तों जरूरत है कि कार्यपालिका को इस तरह की शक्ति मिलने से हो सकता है आम जनता को परेशानी संभव है। दोस्तों उपरोक्त समीक्षा के उपरांत हमें क्या ज्ञात होता है? उपरोक्त समीक्षा के उपरांत हमें यह ज्ञात होता है कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में दंड के विषय में भय और आपत्तियों की अभिव्यक्ति उचित नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भय या आपत्ति की जो अभिव्यक्ति करते हैं कुछ लोग, ये उचित नहीं है, ठीक है। और ना ही इस दृष्टि से मूल कर्तव्य के महत्व को कम किया जा सकता है। मतलब दोस्तों मूल कर्तव्यों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, बस केवल इन आपत्तियों से या भय की मनोभावना के कारण। अब तक मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की दंड की व्यवस्था प्रावधानित नहीं है। और ध्यान रखिएगा, हम प्रजातांत्रिक गणराज्य में रहते हैं। यहाँ पर जनता का मत सरकार हो या फिर विधायिका हो, उन पर एक प्रभावी दबाव के रूप में काम करता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका इस प्राधिकार का दुरुपयोग करेगी या विधायिका इस प्राधिकार का दुरुपयोग करेगी। बस भविष्य में होने वाली आशंकाओं के आधार पर मूल कर्तव्यों की समीक्षा करना मुझे यहाँ उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर भी एक प्रयास रहता है कि आखिर इनकी समीक्षा कैसे करनी है, एवोल्यूशन कैसे करना है, जो मैंने आपके साथ किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे अपने भारतीय संविधान पर, अपनी भारतीय कार्यपालिका पर, अपनी भारतीय विधायिका पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और यदि फिर भी ये पथभ्रष्ट होती हैं तो सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल कर्तव्य संबंधी इन निराधार आशंकाओं को दूर कर सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें मूल कर्तव्यों केवल सकारात्मक पक्ष पर ही ध्यान देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इस हमारे विश्लेषण के माध्यम से आप अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे और भविष्य में और अधिक आदर्श नागरिक के रूप में सामने आएंगे। दोस्तों मेरा आपसे और सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने मूल कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करें जो हमसे अपेक्षा की गई है और इनका उचित रूप से पालन करें, ताकि हम एक बेहतर भारत को बना सकें। एक बेहतर भारत होगा तो बेहतर हम होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हम मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में और आम सामान्य जनजीवन में कई बार इनके विषय में प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों को हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न उठता है, क्या मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान था? तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप खुद ही बताएं क्या था। यदि होता तो फिर संविधान संशोधन क्यों करने पड़ते, क्यों भाग 4A को जोड़ना पड़ता, क्यों 51A को जोड़ना पड़ता? तो स्पष्ट है कि मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य व्यवस्था नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा सकता है कि मूल कर्तव्यों के जो प्रावधान हैं इनकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? दूसरा प्रश्न है मूल कर्तव्यों की प्रेरणा का स्रोत क्या है? दोस्तों अभी हमने बात करी थी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर की, जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी और विघटन 29 दिसंबर 1991 में हुआ था, जिससे 15 स्वशासित देश या 15 स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए थे। और उसी यूएसएसआर की से प्रेरणा लेते हुए हमने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को शामिल किया है, अर्थात समाविष्ट किया है। दोस्तों अब प्रश्न उठता है, आखिर मूल कर्तव्यों का समावेश कब किया गया, अर्थात भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था प्रावधानित की गई है और उक्त संविधान संशोधन लागू हुआ था आपके लिए 3 जनवरी 1977 को। तो मतलब
आपके और मेरे मूल कर्तव्यों का पालन की अपेक्षा भारतीय संविधान द्वारा कब की गई? 3 जनवरी 1977 से ही की जाने लगी। कई सारे आप और मुझसे होंगे कि जिनका जन्म ही नहीं हुआ होगा, मतलब हमारे पिताजी के समय से ये परंपरा चली आ रही है इनके पालन की। मुझे तो ऐसा लगता है, भाई मेरी भी उम्र हो चुकी है 37 साल, ठीक है, तो मेरा भी जन्म इस समय तक नहीं हुआ था, तो आपका भी नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न उठता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संविधान संशोधन से है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हम बात ही कर रहे हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को प्रावधानित करने का आग्रह या सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय संविधान संशोधन समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था को प्रावधानित करने की सिफारिश की थी, जिसकी सिफारिश के अनुरूप ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को पारित किया गया और इसी के अंतर्गत भाग 4A 51A में 10 मूल कर्तव्यों को प्रावधानित किया। और जैसा कि आपको विदित हो ही चुका है कि भाई यह समिति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संबंधित थी। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य समाविष्ट हैं? तो कुल कितने हैं मूल कर्तव्य, इसके ऊपर हमको बात करनी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय संविधान में 2 संविधान संशोधन मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं। एक है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और दूसरा है 86वां संविधान संशोधन 2002। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से कितने मूल कर्तव्य हाल में निर्धारित किए गए थे? 10। और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने निर्धारित किए गए? एक नया मूल कर्तव्य हमारे लिए प्रावधान किया। फलस्वरूप मूल कर्तव्य की संख्या आज बढ़ के हो चुकी है 11। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने के लिए कौन से संविधान संशोधन भाई अधिनियमित किए गए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 ही संविधान संशोधन इसके लिए अधिनियमित किए गए। पहला 42वां संविधान संशोधन, दूसरा 86वां संविधान संशोधन। उक्त दोनों ही संविधान संशोधन क्रमशः 3 जनवरी 1977 से, जब आप बात करते हैं 42वें की, ये कब से हुआ आपने यहाँ पर? 3 जनवरी 1977 से। और 86वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ हमारे यहाँ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्यों की कुल संख्या बढ़कर हो चुकी है 10 से बढ़कर 11। ध्यान रखना इस बात का, मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, अगला हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या मूल कर्तव्य का पालन न करने पर भारतीय नागरिकों को दंडित किया जा सकता है? दोस्तों अभी हमने मूल कर्तव्य की समीक्षा देखी थी और उसमें बताया था कि कई सारे लोगों का मत है कि मूल कर्तव्य की व्यवस्था में यदि संसद या कार्यपालिका को प्राधिकार दे दिया जाए कि वह दंड की व्यवस्था करें, तो यह अपने प्राधिकारों का दुरुपयोग कर सकती हैं। लेकिन यह मनोभावना भाई हमारी जितनी भी आशंकाएं सब निर्मूल है। ठीक है, अभी तक भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। और यदि समय, आवश्यकता, परिस्थितियां हों तो संविधान को परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन जनमत का दबाव कार्यपालिका विधायिका का बराबर रहेगा और न्यायपालिका हमारी मुख्य संरक्षक है ही सही। और वैसे भी आप और मुझे मूल कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। यदि हम इनका पालन नहीं करते हैं तो ये एक गलत बात तो होगी, लेकिन यह कोई अपराध नहीं है। दोस्तों अब हम देखते हैं मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित संविधान संशोधन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य प्रावधान संबंधित संविधान संशोधन में केवल 2 ही हैं, 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, जो क्रमशः 1976 में और 2002 में अधिनियमित किए गए थे। अब हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न की ओर, जो है 86 संविधान संशोधन से संबंधित।
दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किस तिथि को प्रभावी हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अब आपको लग रहा होगा कि 2002 में बना अधिनियम 2010 में कैसे लागू हो रहा है। तो दोस्तों, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था और इसके बाबत राइट टू एजुकेशन के तहत हमने इसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी बनाया, जिसके अंतर्गत समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक वास्तविकता बनाया। उनके हमारे कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन के द्वारा दी जा रही है और यह व्यवस्था अब सभी स्कूलों में व्यवस्थित रूप से चल भी रही है। शुरुआत में इस व्यवस्था में कई दिक्कतें भी आई थी, लेकिन अब यह एक सुचारू रूप से व्यवस्था चल भी रही है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को हमारा यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी कुछ और भी जिज्ञासाएं हों तो भी हम उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।